हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी क्लास है वो आवेश के गुणधर्म के ऊपर थी। तो हम लोगों ने बेटा आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम आवेश के दो गुणधर्म पढ़ चुके थे, आवेश का क्वांटीकरण और आवेश योज्यता का नियम। तो जो तीसरा और आवेश के क्वांटीकरण पर हमने काफ़ी न्यूमेरिकल भी किए थे। तीसरा जो अपना गुणधर्म है वो है आपका आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण के नियम को इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक बेटा, देखो आवेश संरक्षण का नियम कहता क्या है, सुनो ध्यान से। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है बेटा कि किसी विलगित निकाय में, कैसे निकाय में, विलगित निकाय में कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला है विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब है जिसका बाहर से कोई मतलब नहीं है, विलगित। ठीक है, विलगित निकाय। ठीक है, तो विलगित निकाय का मतलब जिसका कुछ भी चीज बाहर नहीं जाए, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब यदि कोई भी प्रक्रिया आपकी कैसे निकाय में हो रही है, विलगित निकाय, मतलब जिसका कुछ भी उस निकाय से बाहर नहीं जाए, ऐसा समझो। ठीक है, तो यदि कोई प्रक्रिया, कोई भी अभिक्रिया विलगित निकाय में संपन्न हो रही है तो उस निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, ये कहता आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आवेश संरक्षण नियम क्या बेटा, यदि कोई अभिक्रिया विलगित निकाय में संपन्न हो रही है तो उस निकाय का कुल आवेश क्या रहेगा, हमेशा संरक्षित। तो आप विलगित, ठीक है, तो आवेश संरक्षण नियम क्या लिखोगे कि आवेश संरक्षण के नियम अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 92U238, ये कोई अभिक्रिया हो रही बेटा, ये आपकी मान लीजिए टूट रही है आपकी थोरियम में प्लस हीलियम, एल्फा कंडीशन बोलते हैं। तो ये 90, ये U234, ठीक है, और हीलियम क्या हुआ 2He4। तो देखो अगर ये प्रक्रिया एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब विलगित निकाय में हो रही, तो विलगित निकाय मतलब जिसका कुछ भी बाहर नहीं है, तो देखो अभिक्रिया होने से पहले ये जो चीज होती है, ये चीज बताती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब चार्ज। तो इस पे कितने यूनिट चार्ज है यहाँ पर अभिक्रिया होने से पहले। अगर हम बात करें अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व, ठीक है, तो अभिक्रिया से पूर्व पूर्व कुल कितना आवेश बेटा 92। क्लियर। अगर हम इसको कहें अभिक्रिया के बाद, ठीक है, तो अभिक्रिया के बाद क्या होगी, देखो ये चीज अभिक्रिया के बाद ये बना, अगर ये विलगित निकाय मतलब कुछ बाहर नहीं जा रहा, तो ये चीज आवेश है और ये चीज भी क्या आपकी आवेश है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 90 और ये प्लस के 2, तो कितना आ गया आपका 92। ठीक है, तो अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना 92 और अभिक्रिया के बाद भी कुल आवेश कितना आपका 92। तो इसका मतलब आवेश आप क्या है, नियत है, संरक्षित है, मतलब कुल आवेश आपका क्या रहेगा, हमेशा संरक्षित रहेगा, ये कहते हैं आपकी। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया बेटा, ये कहलाती है आपकी आवेश, कौन सा नियम है, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, यहां तक नोट करें आप। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। यहाँ से एक्चुअल में एक तरीके से फिजिक्स की या इलेक्ट्रोस्टैटिक की सही शुरुआत यहाँ से होती बेटा आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका
कूलाम का नियम, ठीक, कूलाम का नियम। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो दो आवेश होते हैं वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और विजातीय आवेश आकर्षण बल लगाते हैं। अब ये बल कितना लगाते हैं, तो बेटा इसके लिए कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। और उस नियम के अनुसार उसने ये बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण क्या है। ठीक है, तो देखो कूलाम का नियम क्या कहता है बेटा, कूलाम का नियम ये कहता है कि आपके पास यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, यदि आपके पास क्या बेटा, दो स्थिर बिंदु आवेश, ये इसकी मेन कंडीशन है कि आपके जो आवेश है वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक आवेश रुका हुआ है एक चल रहा है, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष दोनों क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार यदि कोई दो स्थिर आवेश है और वो कैसे चाहिए, बिंदुवत। बिंदुवत का मतलब है कि आवेश ऐसी वस्तु को दिया जाना चाहिए जिसका आकार क्या है, बिंदु के समान है। ठीक है, आवेश ऐसी वस्तु को दिया जाना चाहिए जिसका आकार क्या बेटा, बिंदु के समान है। तो कूलाम का नियम कहता है कि यदि आपके पास दो स्थिर बिंदु आवेश है, मैंने कहा मान लीजिए एक स्थिर बिंदु आवेश ये Q1 और दूसरा स्थिर बिंदु आवेश कौन सा, Q2। ठीक है, हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और ये स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर क्या स्थित हैं। तो ये अगर मैं इस आवेश, तो मैं क्या देखता हूं, अगर मैं इस आवेश को पकड़ लूं और इसको फ्री रख दूं तो ये वाला आवेश, अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव साइन के, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दोनों एक जैसे आवेश है, अगर मैं इस आवेश को पकड़ लूं और इसे छोड़ दूं तो ये आवेश इधर की ओर बल महसूस करता है या इधर की ओर गति करने लगता है, तो इस आवेश पर इधर बल लगता है। फिर मैंने क्या देखा, अगर मैं इस आवेश को पकड़ लूं और इसे फ्री कर दूं तो ये क्या होगा, ये वाला आवेश क्या होगा, इधर मूव करने लगेगा। ये वाला आवेश क्या होगा बेटा, आपका इधर वाला इधर की ओर मूव करने लगेगा। तो इस आवेश पर इधर की ओर बल लगेगा। क्लियर, इस वाले आवेश को मैं पकड़ लूं, इसे फ्री करूं तो ये वाला आवेश इधर मूव करेगा और इस वाले आवेश को पकड़ लूं, इसे फ्री करूं तो ये वाला आवेश इधर मूव करेगा। मतलब इसके मध्य आपके फोर्स F लगेगा। हाँ बेटा, तो इस पर फोर्स लगेगा। अब देखो जो आपका जो ये फोर्स है, ठीक है ना, कूलाम ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या पाया कि जो ये फोर्स है, ये फोर्स एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, मतलब समानुपाती होता किसके, इन दोनों आवेशों के परिमाण के। तो इसका आवेश का परिमाण Q1 है, इसके आवेश का परिमाण Q2 है। ठीक है ना। और बेटा दूसरा उसने पाया कि इस फोर्स का जो परिमाण है वो जो इनके बीच की जो दूरी है R, इस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का अनुपाती। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। बस इसे एक चीज ध्यान रखना कि जो ये कूलाम के नियम जो उसने दिया वो केवल तब अप्लाई होगा जब आपके आवेश स्थिर हो और दूसरा बिंदुवत हो। बिंदुवत का मतलब ये है कि जो आवेश हैं वो बिंदु के समान वस्तु को दिए गए हो। तो बेटा ये चीज उसने एक्सपेरिमेंटली दी, और जो चीज एक्सपेरिमेंटली दी और फिर एक्सपेरिमेंट के हाथ पर ही उसने ये नियम बनाया। देखो लॉज क्या होते हैं, नियम उन्हें कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट के आधार पे बनाए जाए बट उस समय उसको प्रूफ नहीं किया जाए। तो ये चीज उसने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बनाई, कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये इस तरह हुआ, वो बाद में प्रूफ हो जाए वो बात अलग है, बट उस समय ये प्रूफ नहीं थे। तो
अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखूं तो जो ये फोर्स का जो परिमाण है समीकरण 1 और 2 से क्या है बेटा आपका, हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से जो ये इन दोनों आवेशों में जो बल का परिमाण है वो क्या होगा, Q1 Q2 के परिमाण के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब यहां पर हम समानुपाती को हटाएंगे, तो जब हम लोगों ने समानुपाती को हटाया तो यहां पे क्या आ गया, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो एक K है, इस K को हम यहां पर क्या बोलेंगे, समानुपाती नियतांक। अब देखो कुछ कुछ ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, तो वहां गुरुत्वाकर्षण वाला जब चैप्टर आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा कि दो द्रव्यमानों के मध्य जो बल होता है वो कितना होता है, G M1 M2 बटे आर स्क्वायर। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले दोनों में कंपेयरिंग करूं तो बेटा जो काम यहां पर द्रव्यमान कर रहा है वही काम यहां पर आवेश कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो यहां पे M1 M2, यहां पर Q1 Q2, यहां पे भी देखो बल क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहां पे भी बल क्या आपका, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर G क्या है, समानुपाती नियतांक, यहां पर भी K क्या, समानुपाती नियतांक। अब देखो यहां पर K और G में एक डिफरेंस है बेटा, जो आपने ये G पढ़ा, यहां पर जो ये G है, इस G को हम बोलते थे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि इस G की जो वैल्यू है वो हर मीडियम में, हर माध्यम में, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह क्या है, एक जैसी है। बट यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर जो एक K है इसकी वैल्यू सब जगह एक जैसी नहीं है। यहां पर जो एक K है समानुपाती नियतांक, बेटा ये जो K की जो वैल्यू है ये माध्यम पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, अलग अलग माध्यम के लिए इस K का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ध्यान रखना जो G की वैल्यू है वो तो माध्यम पर डिपेंड नहीं करती, बट इस वाले केस में यहां पर जो K की वैल्यू है, K क्या एक समानुपाती नियतांक है, बट जो किस पे डिपेंड करेगा, इस माध्यम पर डिपेंड करेगा। इस बात पर निर्भर करेगा कि जो आपके ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक है, जो आपके ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ये स्थिर बिंदु आवेश आपके रखे हुए कौन से माध्यम में है। अगर वायु में होंगे तो K का मान कुछ अलग होगा, अगर मैं वायु के अलावा मान लीजिए किसी और माध्यम में रखता हूं तो K का मान अलग होगा। इसका मतलब कि माध्यम के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है भाई, क्योंकि जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू भी किसी ना किसी चीज पर डिपेंड कर रही है। K की वैल्यू क्या सबके लिए एक जैसी तो है नहीं, अगर K की वैल्यू एक जैसी होती तो K की वैल्यू क्या होती, हमेशा कांस्टेंट होती। बट K की वैल्यू क्या हो रही है, वायु के लिए अलग कह रहा हूं मैं, और पानी के लिए अलग कह रहा हूं, या किसी और माध्यम के लिए क्या कह रहा हूं मैं, इसको अलग कह रहा हूं। इसका मतलब जो K है वो डिपेंड कर रही है किस पर, माध्यम पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि K के जो K है कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जिस पर K क्या करती है, डिपेंड करती है, और उस चीज की वैल्यू अलग अलग माध्यम के लिए क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। ठीक है, तो उस चीज को मैंने क्या पाया गया बेटा, उस चीज को हम बोलते हैं एप्साइल। ठीक है, वो कौन सा गुण है जिसके अलग अलग होने पर क्या होती है, K की वैल्यू अलग अलग होती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एप्साइल, जिसे हम बोलते हैं विद्युतशीलता। तो ये जो विद्युतशीलता गुण है, ठीक है, इस विद्युतशीलता के गुण के कारण क्या होगा, K का मान हर माध्यम के लिए अलग अलग होगा, और K का इस विद्युतशीलता के माध्यम के साथ जो रिलेशन है बेटा, अगर मैं वायु की बात करूं, किसकी बात करूं, वायु की। ठीक है, वायु के लिए अगर मैं बात करूं तो वायु के लिए इस K की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्साइल नॉट। यहां पर जो एप्साइल नॉट है इसे बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या है इसका हम डिस्कशन करेंगे अभी, बट ऐसा समझ लो कि जो ये जो गुण है, ये जो गुण है एप्साइल नॉट नाम का ये गुण है, यही वो गुण है जो K की वैल्यू क्या करता है, चेंज करता है। इस गुण का मान, इस ठीक है, इस गुण एप्साइल नॉट का मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। वायु के लिए इसका मान अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, किसी और माध्यम के लिए अलग होगा। तो इस गुण के चेंज होने पर क्या होता है, K का मान क्या होता है आपका, चेंज होता है। तो यहां से बेटा जो बल की वैल्यू आई, F की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, अगर मैं K की वैल्यू पुट करूं तो F इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्साइल नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बेटा आपका, ये आपका कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये क्या आपका
कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत, ध्यान रखना, दो बिंदु होने, कैसे आवेश, दो बिंदुवत आवेश और दो स्थिर आवेशों के मध्य जो बल होगा उस बल की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहां पर एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात में वायु की विद्युतशीलता। अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है, कोई गोला है जिसकी रेडियस मान लीजिए r1 है, और एक गोला ये है जिसकी रेडियस मान लीजिए, जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी r2। अब मैंने इस गोले को आवेश दिया, ठीक है, जब मैं इस गोले को आवेश दिया, मान लीजिए इस गोले पर आवेश ये फैल गया, ये आवेश आपका वही Q1 है, और यहां पर भी मैंने इस गोले को आवेश दिया, ठीक है, ये आवेश मान लीजिए आपका Q2 है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो ये दूरी है ये मान लीजिए आपकी क्या, स्मॉल r है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा, तो आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा हुआ कूलाम का नियम क्या होता है, बल का फॉर्मूला 1/4πε0। तो F की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, दूरी r है, तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बेटा ये आपका गलत होगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने कुछ कंडीशंस बोली हुई है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं तो ही ये कूलाम का नियम लगेगा, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष। ऐसा नहीं, देखो या तो ये दोनों रुके हुए, जैसे मान लीजिए ये भी रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, इसे अप्लाई करोगे, या फिर दोनों चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, बट इसके सापेक्ष इसका वेग क्या, 0, और इसके सापेक्ष इसका वेग क्या, 0, तो एक दूसरे के सापेक्ष ये क्या होगा, स्थिर। तो भी यहां पर ये कूलाम का नियम अप्लाई होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या बोली कि आवेश ऐसी वस्तु को दिया जाना चाहिए जिसका आकार क्या हो, बिंदु के समान हो। बट यहां पर आपने आवेश कैसी वस्तु को दिया है, एक बिंदु के समान वस्तु को थोड़ी दिया, आपने एक ऐसी वस्तु को दिया जिसके पास कुछ रेडियस है, जिसके पास कुछ आकार, जिसके कुछ, ठीक है, त्रिज्या है, आपने ऐसी वस्तु को दिया, तो यहां पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यह फॉर्मूला केवल कब अप्लाई होगा, जब आपका आवेश कैसी वस्तु को दिया गया हो, स्थिर व बिंदुवत वस्तु को दिया गया हो, ठीक। अब इस ध्यान रखना बेटा। अब देखो यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहां पे क्या नाम दिया है, एप्सिलॉन नॉट का नाम है निर्वात ऑब्लिक वायु की विद्युतशीलता। बेटा विद्युतशीलता भी कौन सी, निरपेक्ष। इसमें दो तरह की होती है, एक होती है सापेक्ष और एक होती है निरपेक्ष। तो ये आपकी कौन सी है, निर्वात व वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात व वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर। अब एक चीज देखो बेटा, ये अब आपसे पूछे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है या विद्युतशीलता क्या होती है, तो अभी आप बस ऐसे जान रखो, केवल निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, कि अगर हमसे परिभाषा पूछे तो हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है, माध्यम का वह गुण है जो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है, ठीक है। निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या बेटा, ये एक माध्यम का गुण है, ठीक है, माध्यम का गुण है जो क्या करता है, माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर आवेश आपके वायु में है तो वायु की निरपेक्षशीलता के अनुसार बल लगेगा। अगर वही माध्यम को मैंने किस में रख दिया, पानी में रख दिया, वही आवेश किस में रख दिया बेटा, पानी में रख दिए, तो जो बल पहले था अब वो बल नहीं रहेगा, बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज जाएगी। तो बल की जो वैल्यू यहां पे चेंज हुई है, मतलब वायु में बल अलग और पानी में रखने पर बल अलग, तो कुछ ना कुछ, ना तो मैंने Q1 चेंज किया, ना मैंने Q2 चेंज किया, ना मैंने R चेंज किया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, फिर भी क्या हो गया, बल का मान चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका माध्यम है, जो आपका माध्यम है, उस माध्यम के अंदर क्या है, माध्यम के अंदर कोई ऐसा गुण है, कोई ऐसा गुण है जो क्या कर रहा है, उस आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित कर रहा है। इसका डिस्कशन बाद में करेंगे अभी हम, ठीक है।
ठीक है ना। क्यों क्यों ये बल डिस्टर्ब होता है, बस आप ये समझो कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट तो एक पर्टिकुलर नाम है, और अगर मैं एप्सिल की बात करूं, एप्सिल नॉट का मतलब तो है निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिल का मतलब है किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्लियर। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या, माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल को क्या करे, प्रभावित करे। बेटा वह गुण क्या कहलाता है आपका, वह गुण आपका निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। क्लियर। अब एक चीज देखो आप ध्यान से, ठीक है। अगर मैं, चलो ये एप्सिलॉन नॉट क्या, ये इसकी हम बात करते हैं। अब एक चीज देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो के का जो बेटा जो मान है, ठीक है, अगर आपसे के का मान पूछ जाए तो जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, ठीक है ना, के का जो मान है, के का जो मान होता है बेटा, के का मान अगर मैं वायु में बात करूं तो वायु में के का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। अगर मैं इसके यूनिट की साइज बात करूं तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, के का जो मान है वो क्या है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू बेटा, ये आपकी के की वैल्यू है। ठीक है जी, तो के का मान आपका ये हो गया। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं जो एप्सिलॉन नॉट है इसके मात्रक पर। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या अपना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा आपका, जैसे आपको पता कि जो बल होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है F, वो कितना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया आपका, F R स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, Q1 Q2 देखना बेटा ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट चला गया 4 पाई F R स्क्वायर। क्लियर। तो इसका अगर मैं मात्रक की बात करूं, इसका मात्रक क्या होगा, Q1 Q2, Q1 क्या आवेश का मात्रक क्या है, आप कूलाम, ध्यान रखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम गुना में कूलाम बटे में एफ, एफ का बल का 4 पाई का मात्रक है नहीं, बल का मात्रक क्या, न्यूटन, और दूरी क्या, मीटर स्क्वायर। तो इस एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक वो क्या, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब एक चीज देखो बेटा आप ध्यान से, अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट का मान निकालो, क्या निकालो, एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट के अगर मान की मैं बात करूं, एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें पता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों में जो लगने वाला बल है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये दो स्थिर बिंदु आवेशों में लगने वाले बल का मान है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, F R स्क्वायर डिवाइड बाई, नहीं सॉरी मान निकाला ना एप्सिलॉन नॉट का, चलो मान की अगर हम बात करें तो हमें पता है के जो होता है, के इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और के की जो वैल्यू है, जो मैंने आपको बताई, के की वैल्यू वायु में कितनी होती है, वायु या निर्वात में के का मान कितना, 9 × 10⁻⁹ मैग्नीट्यूड में इतना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई 1/4 पाई गुना में नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 8.85 × 10⁻12। और मात्रक आप निकाल चुके हैं, मात्रक क्या है इसका, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है किसमें, निर्वात में या वायु में, एप्सिलॉन नॉट का निर्वात या वायु में मान कितना है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक की सब चीजें आप नोट कीजिए अभी।
हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब एक चीज देखो बेटा, आप आगे पास दो स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है, एक स्थिर बिंदु आवेश आपका एक Q1 और एक स्थिर बिंदु आवेश है Q2। अगर मैं आपसे कहूं तो ये स्थिर बिंदु आवेश क्या लगेगा, इधर फोर्स लगा रहा है, ये स्थिर बिंदु आवेश पर इधर फोर्स लग रहा है। तो हमें पता है कि इन दो आवेशों में जो बल है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्लियर। तो अगर मैं यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल, तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन नॉट आपका आ गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। Q1 एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो बेटा मुझे आवेश की विमा, Q1 क्या आवेश की विमा क्या होगी। अब एक चीज देखो, जो विमा हम बताते हैं ना वो मूल राशियों की बताते हैं। अगर मैं मूल राशि की बात करूं तो आपकी जो 7 जो आपकी मूल राशि 7 जो मूल राशि है उनमें से आवेश आपकी मूल राशि नहीं है। आपकी जो मूल राशि वो क्या, धारा, विद्युत धारा क्या आपकी एक मूल राशि है। ठीक है, जो आपकी विद्युत धारा है वो विद्युत धारा का बेटा आपकी एक मूल राशि है। अब एक चीज देखो आप, अगर विद्युत धारा एक मूल राशि है तो अब हमें पता है कि जो I होता है, विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, I इक्वल टू आवर Q बाई टी। यहां में पड़ा हुआ है आवेश प्रवाह की दर क्या होती है आपकी विद्युत धारा, तो I इक्वल टू Q बाई टी। तो ध्यान रखना आवेश धारा को मूल राशि माना गया ना कि आवेश को। तो यहां से Q की वैल्यू क्या हो गई, Q इक्वल टू क्या हो गया आपका IT। ठीक है, तो Q इक्वल टू IT। तो बेटा विद्युत धारा की जो विद्युत धारा आपकी, तो इसकी जो विमा होगी वो उससे हम किस रिप्रेजेंट करेंगे, A से। और ये समय क्या T, ठीक है, Q अपॉन टी, और समय के लिए क्या होती है T। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आवेश की जो विमा है, आवेश की विमा क्या होगी AT। ठीक है ना। तो यहाँ पर MLT, ऐसा नहीं केवल विमा MLT में बताई जाती है, विमा मूल राशि में बताई जाती है। अब तक जो हमने जैसे 11th क्लास में पढ़ी ज्यादातर, उसमें ज्यादातर राशि किससे मिलकर बनी थी, MLT से, जबकि यहाँ पर, ठीक है। अब देखो विद्युत धारा आपकी मूल राशि, तो विद्युत धारा होती है I इक्वल टू Q बाई टी, Q इक्वल टू IT, I के लिए क्या हो गया A और टाइम के लिए T, तो Q की विमा क्या हो गई आपकी AT। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालूं तो इसकी क्या हो बेटा, Q1 के लिए क्या आ गया आपका AT। इसी तरीके से Q2 के लिए भी क्या आ गया AT डिवाइड बाई 4 पाई। 4 पाई क्या आपका एक कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा होती नहीं है। F बल, बल की विमा क्या होती है बेटा, M1 L1 T-2, और R क्या है दूरी, इसकी विमा क्या होगी आपकी L2। ठीक है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या आ गई बेटा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, M1 1 और 2 कितने हो गए 3, L की, ठीक है, चलो अभी तो नीचे ले देता हूं AT M1 L3 T-2 M1 L3 T-2। क्लियर। तो यहां से बेटा एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या गया, देखो ध्यान से, इससे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो M की विमा क्या हो गई -1, L की कितने यहाँ पे 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगी L की -3, T की क्या हो जाएगी बेटा, T की कितनी -2, -2 जो ऊपर जाएगी तो 1 और 1 कितने हो गए 4, T की 4 और A की 2। ठीक है, तो जो आपकी एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी M-1 L-3 T की 4 और A की 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालेंगे। क्लियर।
आगे हम बेटा बात करते हैं आवेश के मात्रक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, आवेश का मात्रक। यहां तक सभी चीजें आप नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आवेश का मात्रक। बेटा आवेश का जो ऐसा ही मात्रक, क्योंकि दो आवेशों के मध्य जो बल है वो किसने दिया, कूलाम ने। तो इसलिए आवेश का जो हमने ऐसा ही मात्रक है वो क्या दिया, कूलाम। ठीक है, COULOM। तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक वो कूलाम है और इसका जो सिंबल वो क्या, कैपिटल C है। देखो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तो मैं ऐसे लिखता हूं COULOMB कूलाम, और एक मैं लिखता हूं COULOMB कूलाम। दोनों ही कूलाम है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो ये जो नाम है, ये जो कूलाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है। अगर जिस साइंटिस्ट के नाम पर कोई मात्रक पड़ा है, अगर उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है ध्यान रखना, तो वो साइंटिस्ट का नेम है। तो ये क्या आपका नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका किसको दर्शा रहा है, नेम ऑफ साइंटिस्ट। क्लियर। अब अगर जिस साइंटिस्ट के नाम में मात्रक पड़ा उसका पहला अक्षर छोटा है तो वो होता है आपका मात्रक। तो ये क्या आपकी यूनिट, मात्रक। ठीक है, ये आपका मात्रक है, ये साइंटिस्ट का नेम है। क्लियर। तो ध्यान रखना, इसका आवेश का जो ऐसा मात्रक वो क्या आपका कूलाम है। ठीक है, अब हम एक कूलाम की बात करते हैं। तो एक कूलाम क्या है, तो अगला जो अपना नेक्स्ट वो है 1 कूलाम की डेफिनेशन। 1 कूलाम कि एक कूलाम की डेफिनेशन क्या है। अब देखो बेटा, अब हमें पता है कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य वायु में लगने, किसमें, वायु में, वायु में रखिए जब है, तो वायु में जो लगने वाला बल है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये जो टर्म है, इस टर्म की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ आप सब लोग जानते हैं। तो मैं लिख सकता हूं F = वायु में जो इसका मान है, वायु की बात कर रहा हूं मैं बेटा, वायु में इसका मान कितना, 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। क्लियर। अब मैं कह रहा हूं यदि ऐसा हो, यदि Q1 = Q2 = Q, मतलब दोनों आवेश समान परिमाण के हो। ठीक है, यदि Q1 = Q2 = Q और R इक्वल कितना हो आपका 1 मीटर। ठीक है, यदि Q1 = Q2 = Q और R इक्वल आपका 1 मीटर, और जो F की वैल्यू है, जो इन दो आवेशों में जो बल है वो कितना हो, 9 × 10⁹ न्यूटन। सुनो ध्यान से। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें ले जाकर रख दूं, अगर मैं ये वैल्यू इसमें रखूंगा तो देखो क्या होगा, F की जगह मैंने क्या रख दिया, 9 × 10⁹ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 की जगह क्या रख दिया मैंने, Q, और Q2 की जगह रख दिया Q। तो Q × Q क्या हो गया, Q² डिवाइड बाई R कितना आपका 1²। तो 9 से 9 कैंसिल, 9 से 10⁹ कैंसिल, तो यहां से क्या आया, दिस इम्प्लाइड Q² = 1 और Q इक्वल कितना आ गया, +-1 कूलम। Q की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, +-1 कूलम। तो एक कूलम की क्या डेफिनेशन आई, क्या डेफिनेशन है एक कूलम की, एक कूलम डेफिनेशन क्या बेटा, कि यदि ध्यान से, यदि कोई दो बिंदु आवेश, कैसे स्थिर, यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश कहां पे रखे हो, एप्सिलॉन की वैल्यू वायु के लिए, यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश वायु में, एप्सिलॉन मतलब वायु में कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, और एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित, समान परिमाण के, यदि दो समान परिमाण के आवेश वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, वह एक दूसरे को कितने बल से
9 × 10⁹ न्यूटन बल से एक दूसरे को क्या करे, या तो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, कुछ भी करे, मतलब इतना बल लगाएं तो उस आवेश का परिमाण कितना हुआ, 1 कूलाम हुआ। ठीक है, तो दोबारा सुनो, 1 कूलाम डेफिनेशन क्या है, यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश, यदि कोई दो समान परिमाण के स्थिर बिंदु आवेश वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, तो उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन उन आवेशों का मान 1 कूलाम के तुल्य होता है। ठीक है, तो उन आवेशों का मान क्या होगा बेटा, 1 कूलाम के तुल्य होगा। इस तरीके से आप 1 कूलाम की डेफिनेशन कह सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं आवेश का, ये तो हो गया ऐसे मात्रक, आवेश का जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आवेश का जो सीजीएस मात्रक बेटा वो होता है स्टेट कूलाम। इसके कई नाम है। इस स्टेट कूलाम को हम ESU शॉर्ट में, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, या इसका एक नाम और है फ्रैंकलिन। ठीक है, ये जो वैल्यू है बेटा ये आपकी आवेश सीस मात्रक है। आवेश का जो सीस मात्रक क्या है, स्टेट कूलाम, ESU और फ्रैंकलिन, तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, और अगर मैं रिलेशन कहूं तो 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं बेटा, 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 1 कूलाम में होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आवेश का सीजीएस मात्रक क्या, स्टेट कूलाम, और ऐसा मात्रक क्या, कूलाम। देखो आवेश का एक सीजीएस मात्रक और होता है, आवेश का एक अन्य सीजीएस मात्रक है EMU। ठीक है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, EMU। अब देखो जो एक EMU है वो 1 कूलाम से बड़ा, अगर मैं एक EMU की बात करूं तो एक EMU के अंदर 10 कूलाम होते हैं। ठीक है, और 1 EMU इक्वल टू, अब होता है 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम या कितने ESU होते हैं, 1 कूलाम होते हैं 3 × 10⁹ ESU। तो यहां से बेटा 1 EMU कितना हो गया, 3 × 10⁹ ESU। तो ये आपके EMU और ESU में संबंध है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि एक ही राशि है आपकी आवेश, ठीक है ना, एक ही राशि आवेश है और इस राशि आवेश के दो मात्रक, भाई राशि आपकी आवेश है, आवेश के दो चीज मात्रक, हम ये कह रहे हैं ESU भी क्या आपका आवेश का मात्रक है और EMU भी क्या आपका आवेश का सीस मात्रक, दोनों सीस मात्रक, ये क्या हुआ, तो बेटा एक्चुअल में जो आवेश हैं, एक्चुअल में आवेश की कई प्रॉपर्टी होती है। जब आवेश रुका हुआ होता है ना तो वो विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, और जब आवेश गति करता है तो वो मैग्नेटिक क्षेत्र भी पैदा, विद्युत क्षेत्र तो करेगा, गति करेगा तो साथ में मैग्नेटिक क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, मतलब चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। मतलब आवेश जब गति कर रहा हो तो चुंबकीय प्रभाव, और जब आवेश, आप ऐसा समझो, जब आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, और जब आवेश रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्रीय प्रभाव, मतलब विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। तो बेटा अब ये डिपेंड करता है कि आप उस आवेश का डिस्कशन कहाँ कर रहे हो, जब आवेश रुका हुआ है तब उसकी बात चर्चा कर रहे हो, या आवेश चल रहा है तब उस चर्चा कर रहे हो। अगर मैं आवेश का डिस्कशन उस जगह करता हूं जहां पर आवेश रुका हुआ है, जैसे इस चैप्टर के अंदर अगर मैं फोर्स की वैल्यू इस वाले
टॉपिक में डिस्कस करूंगा आवेश का, तो यहाँ पे ESU के साथ आवेश का सीधी मात्रक बोला जाए। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में आवेश आपका रुका हुआ है और रुका हुआ आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात कर रहे हो, मतलब जब आपका आवेश रुका हुआ है, तो उस समय जो आवेश की जो यूनिट है, कौन सी यूनिट? CGS यूनिट, वो क्या बोलेंगे हम? स्टेट कूलाम या ESU। ठीक है। और जब आवेश की बात आप उस चैप्टर के अंदर कर रहे हो जहां पर आवेश चल रहा है, और चलने का मतलब आवेश गति का मतलब मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो बेटा अगर आवेश की चर्चा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक में कर रहे हो, ठीक है, जहां पर आवेश गतिशील है, तो वहां पर आवेश का CGS मात्रक क्या लिया जाएगा? EMU। और जहां पर आवेश आपका रुका हुआ है, स्थिर है, चल नहीं रहा है, उस जगह आवेश का CGS मात्रक का डिस्कशन क्या करेंगे? ESU। ठीक है। और एक EMU की जो वैल्यू पाई गई वो कितनी होती है? 10 कूलाम के बराबर। और एक ESU की जो वैल्यू है, एक कूलाम वैल्यू, वो है 3 × 10⁹ ESU। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं आवेश की स्मॉलेस्ट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी छोटी ई। आपको ध्यान हो, छोटी ई। मैंने आपको बताया कि स्मॉल ई का मतलब क्या है? आवेश का परिमाण। तो आवेश की वैल्यू को हम ई के रूप में लिखते हैं, और ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट, सबसे छोटा मान, आवेश सबसे छोटा मान कितना है? ई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इस चीज को हम आवेश का स्मॉलेस्ट मात्रक कहते हैं। अगर हमसे कोई बात करें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो बेटा वो फैराडे होता है, फैराडे। ठीक है, फैराडे होता है। और आपको लिखना पड़ेगा एक फैराडे जो होता है वो 96, देखो आप यहाँ पे फैराडे एफ नहीं लगा सकते, वो अलग चीज है कि यहाँ पे एफ कोई सिंबल नहीं है इसके लिए। 1 फैराडे क्या होता है? 96500 कूलाम। ठीक है। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो कितना, वो क्या? फैराडे। कितना? 9, जिसमें कितने कूलाम होते हैं? 96500 कूलाम। और आवेश का सबसे स्मॉलेस्ट मात्रक हम स्मॉल ई को बोल सकते हैं, ESU भी बोली जाती है, बट हम स्मॉल ई को यहाँ पे बोल सकते हैं। तो स्मॉल ई की वैल्यू क्या है? क्योंकि आवेश को हम सबसे छोटे रूप में ई से व्यक्त करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था किस पर? आवेश के मात्रक पर। आप ये सब चीजें क्या करो? नोट करो बेटा। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अच्छा टॉपिक है, इससे भी बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो है आपका परावैद्युतांक। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है आपका कौन सा? परावैद्युतांक, जिसे आपेक्षिक विद्युतशील, ध्यान रखना। स्मॉल जो एप्साइल है, एप्साइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो आपका ये सिंबल है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्साइल। ठीक है। इस एप्साइल को तो हम बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब दूसरा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम क्या है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। ठीक है, या जिसे हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब देखो ये परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या बेटा? जैसे मान लीजिए आपके पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जैसे एक स्थिर बिंदु आवेश Q1 है, ठीक है, और एक स्थिर बिंदु आवेश आपका Q2 है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक Q1 और एक आपका Q2। अब ये वाला जो स्थिर बिंदु आवेश है, इस वाले आवेश पर किधर बल लगाएगा? इधर। और ये वाला स्थिर बिंदु आवेश इस आवेश की तरफ बल लगाएगा? इधर। F। क्लियर? इसने भी F बल लगाया।
अब मुझे पता है कि इन अगर ये आवेश वायु में, किसमें, वायु में, यदि मैं कहूं यदि आवेश वायु में स्थित हैं तो आवेशों के मध्य वायु में बल, वायु में बल, यदि आपके आवेश किसमें, वायु में स्थित, तो आवेशों के मध्य वायु में बल, वायु में कितना बल होगा बेटा, F इक्वल टू, बोलो कितना होगा वायु में, दो स्थिर आवेश मध्य बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्लियर? इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि यही आवेश, ये दोनों आवेश समान परिमाण के, इनके मध्य दूरी भी सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम रखा, यदि आवेश किसमें बेटा, माध्यम में है, माध्यम में स्थित है, तो आवेशों के मध्य माध्यम में बल, माध्यम में बल, ठीक है, आवेशों के मध्य माध्यम में बल क्या होगा बेटा, F, ये तो वायु में बल होगा, इसे F0 नाम देंगे, और ये माध्यम बल होगा, इसे हम FM नाम देंगे। ठीक है, कितना होगा, देखो यहां पर माध्यम, क्या चीज चेंज हो रही है, केवल माध्यम चेंज हो रहा है, ना तो आवेशों का परिमाण चेंज हो रहा है और ना आवेशों के मध्य की दूरी चेंज हो रही है, केवल क्या हो रहा है, आवेश जिस माध्यम में रखें माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ पे वायु में रखें, दूरी R है, आवेश परिमाण Q1 Q2 है, अब माध्यम कुछ अलग है, आवेश Q1 और Q2 है, दूरी R है, तो अब कौन सी चीज ऐसी है जो माध्यम के चेंज होने में चेंज होती है, क्योंकि माध्यम के कारण मैंने आपको बताया कि ये जो गुण है एप्सिलॉन नाम का, ये गुण वो होता है जो माध्यम के कारण प्रभावित होता है, जिसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। तो बेटा अगर मैं किसी माध्यम की बात करूं तो माध्यम में इसके बोला एप्सिलॉन m, ठीक है ना, एप्सिलॉन मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, कौन सी, निरपेक्ष विद्युतशीलता, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। क्लियर? तो अगर मैं क्या करूं, समीकरण 1 को भाग देता हूं किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दूं तो बेटा अब क्या आएगा, F0 डिवाइड बाई FM, वायु में बल डिवाइड बाई माध्यम बल, कितना आ गया देखो, वायु में कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये वायु के लिए हो गया, माध्यम में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कर लेंगे, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या है बेटा आपका F0 वायु में बल डिवाइड बाई FM माध्यम में बल, क्या हो गया एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो अनुपात है, ये जो टर्म है बेटा, इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, परावैद्युतांक, जिसे एप्सिलॉन r से और कुछ बुकों में k से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन r है, समझो जो एप्सिलॉन r है ये क्या है, इसे ही बोलते हम क्या, इसे ही बोलेंगे क्या, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्या बोलेंगे, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। हाँ बेटा, यहां पे जो एप्सिलॉन r है ना, ठीक है, इस एप्सिलॉन r को ही हम क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, कुछ बुकों में इसे k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखना एप्सिलॉन r का नाम क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन वो आप देख रहे हो कि इसकी दो पद में डेफिनेशन आई है, एक पद आपका ये वाला जिसे बल का पद कह सकते हैं, और एक पद आपका विद्युतशीलता वाला। ठीक है, तो एप्सिलॉन r की परावैद्युतांक की हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं, बल के पद में
और विद्युतशीलता के पद में। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं किसके पद में, पहले डेफिनेशन लेते हैं बल के पद में परावैद्युतांक की डेफिनेशन। देखो क्या होगी, एक चीज देखो ये क्या है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो आपका एप्साइल आर है वो क्या है, एफ नॉट डिवाइड बाई एफ एम। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ नॉट क्या बेटा आपका वायु में बल, दो आवेशों के मध्य किस में बल, वायु में बल, और एफ एम मतलब क्या है, माध्यम में बल। तो आप क्या कह सकते हो, एक डेफिनेशन ये कह सकते हो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य वायु में बल व माध्यम में बल के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो एक डेफिनेशन क्या हो गई, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य वायु में बल व माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाएगा, ठीक है, परावैद्युतांक कहलाएगा। कब, जब आवेश सो का परिमाण और आवेशों के मध्य की दूरी वायु में भी क्या हो, जितनी दूरी वायु में उतनी दूरी आपके माध्यम में हो। ठीक है, एक चीज तो आपकी हो गई। दूसरी जो डेफिनेशन हम यहां से दे सकते हैं, एक पद ये हो गया। अब देखो ये एप्साइल एम क्या है, एप्साइल एम का नाम है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्साइल एम का नाम क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एप्साइल नॉट का नाम क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो दूसरे पद में आप कह सकते हो कि परावैद्युतांक की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, सेकंड डेफिनेशन क्या हो गई, सेकंड डेफिनेशन हो गई, आप कह सकते हो परावैद्युतांक डेफिनेशन क्या है, माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता व वायु में निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का क्या बोलते हैं बेटा, हम परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन बल के पद में और दूसरी डेफिनेशन आपकी यहां से हो गई माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता व वायु की या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अगर बेटा कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में इसका मात्रक और विमा पूछ लेते हैं। अब एक चीज देखो, इसका मात्रक क्या होगा, ये भी बल और नीचे ऊपर वाली राशि भी बल और नीचे वाली राशि बल। तो इसका मात्रक न्यूटन, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो ये कैसी राशि हो गई, एप्साइल आर। तो एप्साइल आर एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। कैसी राशि बेटा, मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। ठीक है, तो ये बेसिक डिस्कशन है थोड़ा सा हमारा परावैद्युतांक के बारे में किया। यहां तक की सभी चीजें आप नोट कीजिए।